इज कॉल्ड टाइट्रेंट। मतलब जो सब्सटेंस लेते हैं ना, और इसमें दूसरा पॉइंट, जैसे टाइटर किसे बोलते हैं, बताइए। द सॉल्यूशन क्यूरेट मतलब? विच जनरली जनरली टेकन इन कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क लिया जाता है ना उसमें, विथ हेल्प ऑफ pipette is called टाइटर। इक्विवेलेंट पॉइंट कौन सा होगा? इक्विवेलेंस कह सकते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट। दो तीन पॉइंट हो, लिखा देते हैं। मान लीजिए ऐसा पूछ लेता है तो कर लेंगे, और क्या। और इंडिकेटर का नाम लिखा देते हैं बस। नहीं, हम्म। बताइए। जिसमें दोनों टाइटर और टाइटेंट इक्विवेलेंट हो जाए। पॉइंट किसे बोलते हैं? हाँ, मतलब कि पॉइंट एट विच टाइट्रेंट एंड टाइटर रिएक्ट कंप्लीटली ना, पॉइंट एट विच टाइट्रेंट टाइटर react completely is called equivalent point। ठीक है, बाकी एंड पॉइंट क्या होगा? लास्ट पॉइंट हो जाएगा ना। हम्म। एंड पॉइंट एक मिलता है, एंड पॉइंट। तो द पॉइंट एट विच द solution used in titration react completely and is indicated by the indicator by changing its color। फिर हाँ हाँ, लीव हो गया था। हेलो, इससे लीव हो गया था। चेंजिंग इट कलर इज कॉल्ड
एंड पॉइंट। अब इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर ही हमें पढ़ना है। इंडिकेटर किसे बोलते हैं? द केमिकल सब्सटेंस which when added to titer, ठीक है, ड्यूरिंग टाइट्रेशन, इंडिकेट। मेरे को वैसे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली टाइटर टाइटेंट है क्या, मतलब कौन सा क्या होगा। अभी बता रहे हैं। देखिए, अब ये तो प्रैक्टिकल वाली चीज है ना, पूरा फिगर वगैरह बना के पढ़ाया तो ज्यादा बेटर रहता है। सर ये बताया ही नहीं लेकिन मेरे को हम किसी ने। सोच रहे हैं, हाँ, जैसे एकदम बुक वगैरह में क्या है कि जो प्रैक्टिकल वाली चीज है फाइल, वही कॉपी कर दिए हैं सब कुछ। अब पूरा तो पढ़ाया नहीं जा सकता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के हम्म। लिए। तो मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है कि हाँ, कभी मान लीजिए मूड है, दिख गया, पूछ लिए, वो बता रहा हूँ। एमडी, अभी रुक जाइए, बताते हैं थोड़ा। अब देखा जाए तो मेनली इंडिकेटर, जैसे आप ये तो पढ़े ही हो, नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी पढ़ नॉर्मलिटी। चुके हैं? नॉर्मेलिटी नॉर्मलिटी बेसिकली वो होता है मोलारिटी इंटू क्या कहते हैं इसे, एन एन नॉर्मेलिटी मैं पूछ रहा हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट था ना। हाँ, केवल नॉर्मेलिटी बताइए आप। नॉर्मेलिटी का मतलब वो डिफिनीशन, ग्राम नॉर्मेलिटी में तो पढ़। इक्विवेलेंट 1 लीटर में हाँ, कितना होगा सोल्यूशन के, शायद। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, हम्म। यही था ना? जी हाँ जी। नॉर्मेलिटी तो फार्मूला क्या पढ़े थे नॉर्मेलिटी में? W इक्वल टू एन ई मोलारिटी इंटू एन बी एन। वन अपॉन थाउजेंड। मोलरिटी कहाँ से आ जा रहा है? वो तो तो मोलारिटी मतलब से भी तो निकाल सकते हैं। मोलरिटी में रिलेशन है, उल्टा ना हाँ। निकालिए। अच्छा। मोलरिटी नॉर्मेलिटी से निकालिए, ज्यादा आसान रहता है। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज हो जाएगा, जैसे ई क्या है? मालिकुलर वेट अपॉन एक्स। एक्स पूरा डिटेल में आप पढ़े हैं। एक्स क्या है? वैलेंसी फैक्टर, या क्या बोलते हैं उसे? बोलिए। एन वैलेंसी फैक्ट एन फैक्टर बोल, फैक्टर। एन फैक्टर भी बोल देते हैं कोई कोई। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे जरूरत रहेगा। तो अब देखा जाए तो जैसे ये बोल रहा है सोल्यूशन, सोल्यूशन है विच इज जनरली टेकन इन ब्यूरेट। ब्यूरेट जो लेते हैं, जो पतली सी नली लेते हैं, ठीक है, ब्यूरेट। अच्छा मतलब ये कम होगा। हाँ, हाँ। तो इसे हम लोग टाइट्रेंट बोलते हैं। और सोल्यूशन विच जनरली है टेकन कॉनिकल फ्लास्क हेल्प ऑफ द पीपेट। पीपेट। अब यार, इसका फिगर अगर रहे तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। कॉनिकल फ्लास्क तो याद है कि मतलब ऐसा तो वही होगा कॉनिकल ना जो नीचे से फ्लास्क, हाँ ऐसा फैला सा होता है ऊपर से, ऐसा हाँ ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क। और ब्यूरेट ऐसे पतली सी रहती है, और ऊपर दो ऐसे थ्रेड लाइक का ऐसे ऐसे रहता है पीपेट, हम्म। नहीं उसे। तो इसमें जो सोल्यूशन हम लोग लेते या तो हैं, हम टाइट्रेंट को टाइटर में डालते हैं। हाँ, ब्यूरेट में डालते हैं उसमें, तो उसमें से मतलब ऐसे ड्रॉप के रूप में। लेकिन अभी क्या सब्सटेंस डालते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर में, कि MnO4 डालेंगे, ऑक्जेलिक एसिड डालेंगे, वगैरह रहता है ना। हम्म। हाँ, तो ये चीज। तो यहाँ पे इंडिकेटर मेन देखा, जब यहाँ पे हम लोग जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े थे ना, हम्म। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या है, इंडिकेटर पढ़ाया जाता था। वो इन्होंने पहले हटा दिया। अब फिर इन्होंने मतलब ये
वैल्यू ये सारा रख दिया है, तो आयनिक इक्विलिब्रिया से हमें क्या पढ़ना है? वही चीज जो हमने बताया था, एक कट गया है, शायद मैं थोड़ा बहुत हो सकता है बताया हूँ उसका। तो वो पोर्शन अब यहाँ पे पढ़ लेना है बस। देखा जाए तो जो पहले बुक में आता था वही आएगा आपको, ठीक है। ठीक, तो इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, फिर इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं वो बता देते हैं, ठीक है। हम्म। बस, हाँ, कौन इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, ठीक। तो इंडिकेटर में मतलब बेसिकली कौन कौन से इंडिकेटर आप सुने हैं, कुछ बता सकते हैं? सर एसिडिटी। हम्म? कोई इंडिकेटर का नाम, जैसे मिथाइल ऑरेंज का नाम सुने हैं? हाँ। क्या करता है? वो नहीं याद। हम्म? वो नहीं याद। और फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन का नाम नहीं सुना। है? नहीं सुना। देखिए इसमें दो तीन तरह के, एक एसिडिक इंडिकेटर होगा, ठीक है, और दूसरा न्यूट्रल हो सकता है, और बेसिक इंडिकेटर हो सकता है, ठीक है। और दूसरा हम्म, तो ये सारे इंडिकेटर होते हैं। तो बेसिकली चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं अब थोड़ा सा। इस इंडिकेटर को पढ़ा देते हैं, यहाँ बस लिस्ट बना देते हैं इंडिकेटर का कौन कौन सा, ठीक है। ऐसे थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, हमें लगता है ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि थ्योरी ऑफ इंडिकेटर से ही पूछा जा सकता है, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। मतलब इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। कुछ सेल्फ इंडिकेटर भी होते हैं, अपने इंडिकेटर मतलब कलरिंग जो इंडिकेट करता है उसे, ठीक है। तो हम्म। नहीं तो यहाँ पे हम एक बार टाइप लिख लेते हैं, तब थ्योरी लिखते हैं तो ज्यादा सही रहता है। टाइप ऑफ इंडिकेटर, नाम केवल गिना देते हैं, फिर उसकी थियरी बता देते हैं। टाइप ऑफ इंडिकेटर, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंडिकेटर का देते हैं कोई कोई, जैसे इंटरनल इंडिकेटर, इस तरह से। इंटरनल इंडिकेटर कौन है? जो हम लोग इंडिकेटर कहाँ पे, विच एडेड टू टाइटर ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ठीक है, उसे हम्म। हम लोग इंटरनल इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर which are added to the titer during titration are called internal indicator। इंटरनल इंडिकेटर के देखा इसमें एग्जाम्पल ही मेन है, तो दो है इसमें, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ऑरेंज, इसको देखा पूरा नाम नहीं लिखेगा आपको, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज ज्यादातर
MEOH लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरा फिनोप्थिलीन, यानी कि HPH। ये दो इंटरनल इंडिकेटर है, ठीक। दूसरा एक्सटर्नल इंडिकेटर, जैसा मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, नहीं, एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या होगा? इसमें देखा जाए तो, इंडिकेटर हाँ, विच आर एडेड टू टाइटर। हाँ, मतलब कि ये कह सकते हैं, अगर इंडिकेटर नॉट एडेड टू द टाइटल, दे आर यूज आउटसाइड डिटरमाइन एट द एंड पॉइंट, बाहर से, मतलब एक्सटर्नल इंडिकेटर प्लेस, एक तरह से बाहर से ड्रॉप के रूप में हम लोग डालते हैं उसे, ठीक है। एक्सटर्नल हम्म। समझिए, एग्जाम्पल बस याद रखिए हमारे ख्याल से, नहीं, एक्सटर्नल तो समझ ही जाएंगे। पोटेशियम फेरोसाइनेट है, और पोटेशियम फेरोसाइनेट, फेरो, और दूसरा फेरस अमोनियम सल्फेट। सेल्फ इंडिकेटर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप में यही था, सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर कौन होगा? जो अपने आप दे देगा ना। हम्म। और इसमें एग्जाम्पल ये आप करते थे, KMnO4, और मतलब फेरस अमोनियम साल्ट के साथ, ठीक है। तो एन ऑक्जेलिक एसिड KMnO4, KMnO4 एंड फेरस अमोनियम साल्ट, एंड दूसरा कह सकते हैं KMnO4 एंड ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। एक, कोई कोई एक और डिवीजन में करते हैं कि एडजॉर्बेशन इंडिकेटर, बेसन इंडिकेटर। तो इसमें AgNO3 एंड NaCl, ये, तो ये हो गया। उसके बाद देखा जाए तो टाइट्रेंट कौन कौन से, एसिड बेस हो गया, ऑक्सीडेशन होता है, बहुत सारा होता है, तो हम लोग थियरी पढ़ लेते हैं इसका बस, थियरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में ये पार्ट जोड़ सकते हैं, थियरीज ऑफ इंडिकेटर। तो these are colored compound having one color in acidic medium and another
इज बेसिक मीडियम। जैसे लिटमस पेपर देखते ना, लिटमस पेपर क्या होता है, एसिडिक मीडियम में ब्लू क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, हम्म। उसका अपोजिट हो जाता है। वही, वो भी एक तरह से क्या है, लिटमस पेपर इंडिकेटर ही तो है, टू कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब एसिड बेस बताएगा। तो यहाँ पे देखा जाए, जो भी क्वेश्चन हमारे ख्याल से आएगा यहाँ से पूछा जा सकता है। पहले भी क्वेश्चन पुराना यहीं से बनता था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे चार्ट बना दे रहे हैं। कलर इन एसिडिक मीडियम में कैसा देगा, ठीक है। कलर इन बेसिक मीडियम में कैसा देगा, हम लोग भी यही याद करते थे। पहले ये आता था, फिर बाद में बंद हो गया। पीएच रेंज फिर इन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हम इंडिकेटर लिख दे रहे हैं जो काम के हैं, जो आते हैं एग्जाम में, जो इन्होंने दिया भी है। तो एक तो अभी हमने फिनोप्थिलिन, ठीक है। दूसरा मिथाइल ऑरेंज। तो ये दो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फिनोप्थिलिन और मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थिलिन HPH याद है ना। हम्म। तो ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, कलरलेस, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में इसको रखते हैं तो पिंक कलर दे देगा, ठीक है। और इसका पीएच रेंज होता है मतलब 8 to 10, मतलब वही बेसिक मीडियम में जैसे जाएगा तो कलर दे देगा, ठीक है। ये तो याद ही कर सकते हैं। और हमारे ख्याल से यही, मतलब आप याद करिएगा, ऊपर ज्यादा कुछ नहीं। मिथाइल ऑरेंज, ये देखा जाए तो रेड कलर देता है, कब, एसिडिक मीडियम। जब एसिडिक होगा। और येलो कलर देगा जब बेसिक आ जाएगा। ये दोनों में मीडियम में कलर दे रहा है, ठीक है। और तेरी वैसे ऑरेंज होता है, मिथाइल है, ऑरेंज। हाँ। और इसमें देखा जाए तो इसका पीएच रेंज इम्पोर्टेंट होता है, ज्यादातर पीएच रेंज ही पूछा जाता था। तो 4.4, मतलब 3.1 से 4.4, तो ये तू बेसिक पीएच कैसे रेंज बता रहे है? है। बेसिक में जब जाएगा तो बेसिक का मतलब रेंज थोड़ा सा, जैसे 7 से ऊपर जाएगा तो आ जाए। लेकिन इसका मतलब कहने का मतलब, जो ये रेंज हम बता रहे हैं, फिनोप्थिलिन किस टाइप का इंडिकेटर हो गया, बेसिक इंडिकेटर हो गया, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज किस टाइप का हो गया, एसिडिक इंडिकेटर हो गया। समझ रहे हैं ना, इट सेल्फ एसिडिक है। ये हम नहीं अच्छा बता रहे हैं बट अच्छा। हाँ। अच्छा, इसका हाँ। पीएच बता रहे हो? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए, एक मिथाइल रेड भी होता है, ऑरेंज, तो येलो एसिडिक मीडियम में, रेड इस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। इसमें रेंज देखा जाए तो मिथाइल रेड का, 1 मिनट, मिथाइल रेड है ना हम्म। शायद, मिथाइल रेड का, मिथाइल ऑरेंज का रेड था ना, इसका भी रेड रहेगा, येलो, वही सेम है। लेकिन पीएच थोड़ा सा डिफरेंट है, 4.6.5। फिनाइल रेड, एक फिनोइल रेड होता है, दो मेन है, मतलब वही आपको मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलिन जो मैंने सर्किल किया है, वो जरूर याद रखिएगा। बाकी इसमें मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। येलो और इधर रेड,
पीएच रेंज देखा जाए तो 6.5 टू 8.5। और आप इसको तो जानते ही हैं, लिटमस रेड हो गया इधर, नहीं? हम्म। और उधर क्या हो जाएगा बेचारा? येलो। ब्लू। सॉरी सॉरी, ब्लू। ब्लू। ब्लू हो जाएगा। और 6.5 टू 7.5। तो अगर देखा जाए तो आपको ये याद रख लेना है, और जो मैं सर्किल किया हुआ है, ठीक है? हाँ। ये पूरा थियरी जो है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे डिपेंड है। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आप पढ़े हैं ना? ओस्टवाल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े थे ना? हम्म। ओसवाल्ड डाइल्यूशन थियरी। तो यहाँ पे भी इंडिकेटर के लिए भी है। तो क्या कहता है? इंडिकेटर आर आइदर आइदर वीक एसिड आर वीक बेस, क्योंकि हम लोग वहां पे पढ़े थे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिखा था। तो आइदर वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, यानी कि विच डिसोसिएट पार्सली। पार्सली आयनाइज हो रहा था ना, क्योंकि वीक हम्म। इलेक्ट्रोलाइट है इन देयर सोल्यूशन। तो आगे आते हैं हम लोग उस पे। अनडिसोसिएट इंडिकेटर इट रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? हम्म दूसरा पॉइंट, अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कलर एंड डिसोसिएटेड आयन फॉर सेकंड कलर। मतलब अनडिसोसिएटेड जो रहेगा वो एक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं? हम्म। और जो डिसोसिएटेड होगा वो सेकंड कलर के लिए। ऐसा हो ही सकता है कि नहीं? हम्म। जैसे मान लीजिए एच पी एच है, इसको हम आयनाइज कर देते हैं, तो एच आयन प्लस पी एच आयन। और पी एच आयन कौन सा कलर दिया? ये देखिए कलरलेस है अभी, हम्म। डिसोसिएट हो गया तो पिंक कलर का। ठीक। ऐसे मिथाइल ऑरेंज है, किस कलर का? येलो कलर का। येलो। नहीं, वो तो ऑरेंज है हाँ। ना। अभी है, येलो होता है थोड़ा। अच्छा। तो ऑरेंज के ऑरेंज नाम नाम रखा है। ये पता नहीं। रेड और ओ एच आयन देगा। ठीक है। हम्म। तीसरा पॉइंट, ये देखिए हम लोग ये पूरा पोर्शन याद है कि आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, पढ़ लेना ठीक है। फॉर चेंज, अब प्रैक्टिकल वाला हम कॉन्सेप्ट पूरा लिखा है वो कोई फायदा नहीं है। कलर 50% डिसोसिएशन इज टेकन टेक्स प्लेस बिकॉज, देखिए यहाँ पे एच इन इंडिकेटर, मतलब किसी के लिए बता रहे हैं कि एच इन मतलब हाइड्रोजन रहेगा उसके पास, मतलब वीक एसिड कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कलर, मान लीजिए हम टू ले लेते हैं समझने के लिए, तो इधर एच आयन और इंडिकेटर आयन हो जाएगा। तो ये कलर, हाँ,
क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा वीक एसिड का, जब एच आयन रिमूव होगा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा कि नहीं। कॉन्जुगेट पढ़ चुके हैं ना, कॉन्जुगेट एसिड हम्म। बेस। तो कलर वन हो जाएगा। तो इसमें पीएच अगर हम देखा जाए तो पी के एच इन प्लस लॉग आई एन इंडिकेटर अपॉन एच आई एन आ जाएगा। कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। और आई एन क्या दे रहा था, कलर, कलर फर्स्ट दे रहा नहीं, हम्म। और ये क्या दे रहा है, कलर सेकेंड। सेकंड। तो ऐसा फार्मूला बना दिए। ऐसा तो आप फार्मूला पढ़ ही चुके हैं इसमें कि नहीं। हम्म। तो कंडीशन फॉर कलर चेंज, कलर कंडीशन फॉर कलर चेंज, तो क्या हो जाएगा, दोनों का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कंडीशन होगा, मतलब तभी तो चेंज होगा, इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। तो एच आई एन इक्वल टू आई, अगर कभी पूछता है तो आप ऐसे लगा दीजिएगा। जैसे पी एच इक्वल टू पी के एच आई एन कह सकते हैं। यानी कि पीएच रेंज क्या हो जाएगा, पीएच रेंज इसमें देखा जाए पीएच इक्वल टू पी के एच आई एन और प्लस माइनस वन का ही चेंज होता है। ठीक, ये तो मतलब कौन सा थियरी था, आप में हमारे ख्याल से आ सकता है कि कौन कौन थियरी है आपके, ठीक है, कि जो एक्सप्लेन करेगा कौन सा इंडिकेटर को। तो एक तो हम लोग कौन सा थियरी पढ़े, ओसवाल्ड डायल्यूशन का, ठीक है, कंसंट्रेशन के बेस पे। दूसरा यहाँ पे क्यूनॉइड थियरी आता है। दो थियरी है, थियरी। क्यूनॉइड थियरी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर आर colored ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, क्यूनाइट थ्योरी किस तरह के कंपाउंड को एक्सप्लेन करता है, तो कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड का। तो ये आसान सा क्वेश्चन, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट, क्योंकि क्यूनाइट का फार्मूला कैसा है, क्यूनाइट का फार्मूला हमने पढ़ा है अल्कोहल में, टू डिफरेंट, कैसे बनता है ये भी बताया है, डिफरेंट फॉर्म इन एसिड बेसिक इंडिकेटर। बेसिक इंडिकेटर न लिख के सोल्यूशन लिख दीजिए ज्यादा से, एसिडिक बेसिक सोल्यूशन। और उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड बेंजेनॉइड एंड क्यूनॉइड फॉर्म रिस्पेक्टिवली। जैसे मान लीजिए बेंजेनॉइड फॉर्म बता सकते हैं, बेंजीन वाला जो फॉर्म होता है बेंजेनॉइड फॉर्म कहेंगे, हम्म। नहीं। हाँ जी। और ये चेंज हो जाता है, मतलब रिवर्सेबल साइन यहाँ पे बोल रहा है, तो क्यूनाइड में चेंज होता है, कभी बेंजोइनिक, मतलब वही
एसिडिक बेसिक की वजह से इक्विनॉइड हो गया। ठीक है। हम्म। हाँ, ये बेंजेनॉइड और ये क्यूनाइड। तो इसमें यूजली बहुत जगह पूछा, यूजली क्यूनाइड फॉर्म इज शार्प इन कलर। अब देखा जाए तो फिनोप्थिलीन वगैरह का, मान लीजिए बहुत बदमाशी कर रही है तो दो हो गया, तो स्ट्रक्चर अगर किसी का पूछना हो तब क्या कर देंगे? स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता दे रहे हैं फिनोप्थिलीन का। फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज का, बस ये दो फेमस है, इन्हीं पे टारगेट करना है। थलीन यानी कि HPH लिखते हैं, ठीक है। फिनोप्थिलीन देखा जाए तो मैं सोचा ये छोटे में खत्म कर देंगे, बार बार नीचे करना पड़ा। सॉल्ट एनालिसिस शुरू। ये है थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। हम्म, तो फिनॉल यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये कलरलेस होगा किस मीडियम में आर्यन? एसिडिक मीडियम में, ऊपर मैंने लिखा था। नहीं, फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में क्या होगा? कलरलेस होगा। कलर्स। हाँ, जैसे मान लीजिए इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं, बेसिक मीडियम में यानी कि NaOH KOH इसमें ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देता है NaOH KOH कैसे? इधर ONA लग जाएगा, निगेटिव में है, और इधर क्या हो जाएगा? HI। तो बॉन्ड ब्रेक होके क्या बन गया स्ट्रक्चर? COONA लग गया, और इधर वो तो OH हो जाएगा। हाँ, अब इधर देखा जाए तो इस तरह का क्यूनाइट टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो एक ऐसे ही रह जाएगा, और एक ये, ये कौन सा पिंक कलर देगा? पिंक कब? बेसिक मीडियम डालने पे नहीं। तो मैंने दोनों साइड का स्ट्रक्चर बना दिया और कुछ नहीं। इसी तरह से फिर आप ओसवाल ने किया क्या था? ओसवाल, इतना ही जानिए आप, मतलब कि ओसवाल डाइल्यूशन लॉ में पीएच वगैरह का कितना डिसोसिएशन, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगेगा। मतलब हम्म। इन्होंने बोला कि अनडिसोसिएट इंडिकेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कलर के लिए, और डिसोसिएट जो हो रहा है अदर कलर के लिए। बस कैसे इन्होंने फार्मूला एक ऑर्गेनाइज कर दिया बस, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि चेंज कब मतलब कलर होगा, जब वही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, वही चेंजिंग कलर का क्या होगा? पॉइंट होगा, इंडिकेटर वही होगा ना। हम्म। यहाँ से देख ही रहे हैं, जब इक्वल होगा तभी उसमें जैसे इस मतलब एक वही मतलब पॉइंट कौन सा है? कंसंट्रेशन जहाँ इक्वल होगा, बस ये ध्यान रखिएगा।
और चेन रेंज क्या होगा, +-1 का होता है बस। यही तो होगा हर जगह, हम्म। +-1 ही का हो सकता है ना, जब इक्वल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड बेस लेंगे तो इक्विलिब्रियम आएगा ही। किसके बीच में, आयनाइजेशन और आयनाइजेशन के बीच में। तो मिथाइल ऑरेंज। और पहले आप जो पढ़ चुके हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जो आप डाइल्यूशन ला, ओसवाल्ड डाइल्यूशन ला पढ़ चुके हैं, जिस पे क्वेश्चन वगैरह भी लगाए थे। तो मिथाइल ऑरेंज देखा जाए तो बहुत भारी भरकम है भाई। CH3, CH3। ये ना, अब देखा जाए यहाँ पे लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर इधर, बड़ा भारी लगा, इधर आएगा इस बॉन्ड पे, और ए बॉन्ड डिस्टर्ब होगा इधर, और ए बॉन्ड डिस्टर्ब होगा इधर। ठीक है, ए बॉन्ड डिस्टर्ब होगा इधर। ठीक है। हम्म। तो येलो कलर होता है इन बेसिक मीडियम में, नहीं, हम्म। मिथाइल ऑरेंज। अब यहाँ पे देखा जाए तो रिवर्सेबल होगा या चायन, तो रेड कलर हो जाएगा किस, मतलब पिंक मीडियम में। कैसा दिखेगा, यमी, यमी मतलब CH3, जानबूझ के हम लिख रहे हैं। यस, बाकी तो ऐसे ही रहेगा, इधर तो कुछ नहीं होना। तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, एसिडिक मीडियम। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में कौन कलर देता है, बेसिक बस। हम्म। हम्म। हाँ। तेरे वैसे जैसे पूछ सकते हैं पूरा डायग्राम वगैरह, सर डायग्राम। डायग्राम वगैरह नहीं पूछ सकता है, बस ये पूछता है। अभी हम क्वेश्चन भी इसका लगवा देंगे, ठीक है। और मेनली क्वेश्चन आप याद रखिएगा बस, ठीक है। और ये केवल कलर एसिडिक बेसिक मीडियम में, ठीक है। और वो तो जो ये आप ऊपर, स्ट्रक्चर इनका उस इंफॉर्मेशन के लिए बना रहे हो? हाँ बस इंफॉर्मेशन के लिए। बहुत हम भी इसमें हैं कि कितना पढ़ाया जाए, टॉपिक तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, पूरा हम्म। प्रैक्टिकल पढ़ा ना। तो इसमें देखा जाए एक और चीज है यहाँ पे, इस चीज को याद रखने के लिए थोड़ा सा हम और कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ग्राफ भी कहीं कहीं पे दिए रहते हैं बुक में, तो मान लीजिए किसी में दे देगा, अभी किसी आकाश के टेस्ट में पूछ भी लिया था, ठीक है। तो अभी हम आकाश वाला भी दे देंगे, जो एडिशनल वाला निकाले हैं, तो आप उसको भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसका तो हम करा दे रहे हैं, ठीक है। हम्म। हाँ, इन एसिडिक बेस इंडिकेटर, इंडिकेटर ना लिख के टाइट्रेशन लिख देते हैं। ये हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं इस तरह से पीएच वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने के लिए। दो चीजें इसमें, एक कलर है, एक पीएच वाला, वही पीएच याद रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि कह सकते हैं इस, जब इस तरह का सब्सटेंस है तो कौन सा इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिनोल्फ्थालीन ले सकते हैं, या MeOH ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, आर है ये,
ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें पीएच रेंज, जैसे मैं ग्राफ से ही बताऊं वैसे, तो इसमें देखा जाए तो मान लीजिए इधर मैं पीएच, वाई एक्सिस में इधर वॉल्यूम ऑफ एल्कली, एल्कली का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। ये क्या है, लो पॉइंट, लो पॉइंट पे कौन इंडिकेट करेगा, अरे बता सकते हैं? मान लीजिए ये हमने ये पॉइंट पीएच दे दिया लो 7 पॉइंट पे देख लीजिए। मिथाइल करेगा, मिथाइल और हाँ हाँ, बस ये पूछा था, यहाँ पे ए लिख देगा, ठीक है। पूछेगा ए क्या है, बी क्या है, समझ रहे हैं? तो ए बी क्या है, एच पी फिनोप्थिलीन, एच है, और ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल बस ऑरेंज। ये पूछा गया था, ठीक है। हम्म। तो इजीली आप निकाल सकते हैं, कोई ये नहीं है उधर से, ठीक है। दूसरा, इसमें एक तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे पूछता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इंडिकेटर कौन होगा, तो मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन, ठीक है। हम्म। हाँ, हम लोगों में टाइम में तो ऐसे बहुत, अगर किसी को बहुत ज्यादा भूख है तो सारा मैचिंग करा लेगा, समझ रहे हैं? हम्म। हाँ, वीक बेस क्योंकि पहली बार ऐड हुआ है, तो हमें नहीं लगता है कि मैचिंग पूरा कॉन्सेप्ट पूछेगा तो एक पूछ लेगा उठा के। तो इसमें देखिए, या तो मिथाइल ऑरेंज ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में, हाँ, या हम लोग यहाँ पे मिथाइल रेड ले सकते हैं, ठीक है। मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पीएच मैंने ऊपर रेंज लिखा है, ठीक। तो इधर पीएच ले रहे हैं और इधर वॉल्यूम ऑफ एल्कली। तो मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट लिखेगा ऐसे, वही इंडिकेट कर देगा, इधर दे देगा कि 7 है पीएच, ठीक है। तो दोनों आप देखेंगे पीएच रेंज क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट था, एक 3.1 था, एक 4.5 था ना, हम्म। नहीं ऊपर मैंने लिखा है। हाँ। तो फिर ये एम ई ओ एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एम ई रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखे, मतलब लेकिन 7 से कम रहेगा, ठीक है, दोनों, बस हो गया। इसी की तरह थर्ड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, चार है इसमें, वही मतलब वीक एसिड वीक बेस का भी आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अलग अलग, ठीक है, सबका लिए। तो वही हमने बोला कि किसी को बहुत ज्यादा भूख है तो मैचिंग करा लेगा, ठीक है। तो थर्ड क्या है, वीक एसिड एंड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। तो इस टाइप का कौन सा होगा, अरे ये या तो एच पी एच ले सकते हैं फिनोप्थिलीन, या फिनॉल रेड ले सकते हैं। ऊपर देखिए मैंने पीएच रेंज लिखा है, ठीक है, उसी से हम ये बता रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। कुल मिला के उसी चार्ट को आप याद रखिएगा, बस उसी में से एक आएगा इधर से हमारे ख्याल से। पहले भी ये क्वेश्चन हम लोगों के टाइम में बहुत आते थे, तो हम लोग यही याद रखते थे, वीक एसिड वीक बेस कौन सा इंडिकेटर होगा, ठीक है, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कौन सा होगा। तो हम इसको याद रखने के लिए आपको देखिए चार्ट बना दे रहे हैं, ग्राफ। तो ये केवल है कि थोड़ा सा आपको टाइम इस पे देंगे तो याद हो जाएगा।
नहीं तो ये कोई ग्राफ का बहुत मतलब नहीं है, बस हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कहाँ पे वर्क करेगा बस। तो अगर यहाँ पे फिनोइल रेड लेते हैं और HPH में क्या डिफरेंट आ रहे हैं, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे? HPH आएगा ऊपर। हैं? HPH। अब देखिए, मान लिया ये पीएच इधर हमने ले लिया 7, ठीक है, तो 7 से दोनों ऊपर रहेगा ना। हाँ, दोनों की दोनों ही ऐसे वो दिखाते हैं बेसिक। हाँ, बेसिक दोनों दिखाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा मतलब। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, वो तो बहुत ज्यादा मैंने कर दिया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, फिनोल रेड हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, HPH हो जाएगा। नहीं, बस हो गया। लास्ट है इसमें आपका वीक एसिड वीक बेस। बताइए, कोई इंडिकेटर ऐसा है? कोई नहीं है। या तो हम लिटमस पेपर से कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। चौथा तो फिर हम लिटमस पेपर ही यूज क्यों नहीं करते? है, लिटमस पेपर यार बहुत अच्छा नहीं होता है बाकी के लिए। पहले पुराने जमाने में वही यूज करते थे जब नहीं कुछ था। वीक बेस, तो यहाँ पे देखा जाए नो इंडिकेटर कोई नहीं है, और कह सकते हैं लिटमस। लिटमस पेपर, अब यहाँ पे मजबूरी है लिटमस रखना कि नहीं। हम्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, पीएच कुछ आएगा नहीं, ग्राफ वगैरह, वॉल्यूम एल्कली। तो इसमें देखा जाए तो अगर मैं ये बना दूं pH 7, तो आप जान ही रहे ये लिटमस तो वर्क करेगा बीच में, दोनों के साथ देता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि नो इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर टू यूज, मतलब वही लिटमस पेपर के अलावा, ठीक है। तो इसमें जैसे एक दो हम क्वेश्चन अपना पुराना जो हम लगाए हुए एग्जामों में वो हम लिखते हैं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे क्वेश्चन अभी पूरा करवाएंगे। और एक क्वेश्चन बहुत जैसे याद है, पूछ लेगा, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड किसके साथ, अगेंस्ट KMnO4। ये सबसे फेमस है, जो आप ब्यूरेट टेस्ट करते हैं, हाँ यही करते हैं, मतलब टाइट्रेशन जो लैब में इंटरमीडिएट लेवल पे, तो ये करते हैं प्रेजेंस ऑफ के ओ एच के रिस्पेक्ट में। द इंडिकेटर केटर यूज्ड विल बी। अब बोल रहा है कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे यूज करते हैं, बहुत फेमस। ये तो मतलब कि आप जैसे थोड़ा गैप हो गया है, अगर बोल रहे हैं हमें कराया नहीं गया था, नहीं तो ये हर बच्चा करता ही है, तो एकदम कॉमन है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूछा जाना। बता सकते हैं आंसर? तो वही होगा, मिथाइल वाला। मिथाइल रेड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड के साथ KMnO4 आप HPH डालते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन में MEO, इसे याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये नहीं आप दे एबव लिख देगा, ठीक है। तो ये नहीं आप दे एबव बहुत लोग लगा देंगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन ही याद रखिएगा, ज्यादा मतलब फेमस है। दूसरा ऐसे में
दो ज्यादा पूछा जाता, हम शुरू से बता रहे हैं, एक मिथाइल ऑरेंज का और एक फिनोप्थिलीन का। ठीक है। हम्म। तो दोनों के लिए हम यहाँ पे थोड़ा क्लेरिफिकेशन कर दे रहे हैं क्वेश्चन से। टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी किसी किसी लैब में कराया जाता है विथ दो टेस्ट, ये दोनों फेमस कराते हैं। H2SO4 मोस्ट, अब देखिए H2SO4 ले रहा है, उसमें KOH लिया था। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, तब फिनाप्थलीन कब देगा, बेसिक मीडियम में देगा, तो इसलिए वो सही हो गया। ठीक है। और H2SO4 है एसिडिक मीडियम में, तो तो ये फिनाप्थलीन तो मिथाइल ऐसे, मिथाइल हाँ मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज हो गया। ठीक है। ठीक है। हम्म। टेबल इंडिकेटर हमेशा ये बोलेगा मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर। तो क्वेश्चन ऑप्शन, वही कॉपी कर दे रहे हैं ऑप्शन। मिथाइल रेड, HPH। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, और यानी, अब ये सबसे खतरनाक ये हो जाए, एनी ऑफ द अबव ऑप्शन। ठीक है, तो ये हम्म। हो जाएगा आपका। ठीक। और सोडियम, जो इसका मतलब देखा जाए तो, जो सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है, 2NaOH के साथ ये ब्रेक हो जाएगा इस तरह से, और इधर देगा H2CO3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो दे रहा है किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इंडिकेटर है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं एंड मिथाइल रेड यूज कर सकते हैं, अभी हम लोग यूज किए थे ऊपर। एक तरह से सोल्यूशन इसका पूरा कंप्लीट हमने बता दिया। तो कुल मिला के आपको देखा जाए तो ये हमारे ख्याल से इतना पढ़ना। बाकी आप इक्विवेलेंट मास वगैरह तो पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। हम्म। हम्म। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए तो वो वगैरह तो उसका हम है ना लोग, मूल कॉन्सेप्ट। हाँ मोल कॉन्सेप्ट में ही हमने सारा पढ़ाया था, वो आपको यहाँ पे रिवाइज कर लेना है न्यूमेरिकल ठीक के है। रिसेप्ट में। हाँ, तो अगर देखा जाए ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक। ठीक है सर। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद देखा जाए तो एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा जाए। यहाँ पे लेकिन कुछ छोटे मोटे चीज और हैं जो इरिटेट करेंगे बीच में। ठीक है, जैसे तो पढ़ना तो ये हमें था, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें सिलेबस में थोड़ा सा ये भी दिया है, तो क्वेश्चन हमारे पास मिक्स है, तो ये थोड़ा सा कर लें, क्वेश्चन कर लें तो इधर का पोर्शन हो जाए, ये वाला पोर्शन जो नीचे एकदम दिया है, ये वाला केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ये वाला। ठीक है। तो हमें केवल सॉल्ट एनालिसिस वाला पोर्शन बचा रहेगा, जिसमें कलर वगैरह ढेर सारा हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला। तो हम सोच रहे हैं ये वाला कर लें पहले। इसमें भी थोड़ा फार्मूले खाली बताएंगे, बस ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि आप ऐसे पढ़ चुके हैं ये चीज अलग अलग टॉपिक पे। ठीक है, जैसे आप थर्मोकेमिस्ट्री का है, बेसिकली ये सारे पोर्शन क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हैं सारे। तो इसमें एक चाहे क्वेश्चन लगा लेंगे उस टाइप का, एक एक। और इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़े ही थे, कितना होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू भाई फिक्स होती है, 13.7 किलो कैलोरी होता है, और उसी किलो जूल में 57.1 हो जाएगा। ये हम पढ़ा चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स आपको, तो पता होना चाहिए भाई। ठीक है। हम्म।
हाँ, एकदम क्लियर याद रखना है। अभी इस पे फिर क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसमें देखा जाए, ये 4 पॉइंट दिया है इन्होंने। एक तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन CS4 दिया है। अब ये क्या है, ये भी थर्मोकेमिस्ट्री का है, CS4 का। और इसमें देखा जाए तो कुल मिला के जो आप वन हाफ रिएक्शन पढ़ते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो बस हम इसको करते हैं पहले। और यानी कि पहला एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब दूसरा देखिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का दिया है। और तीसरा ये आपको सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट से दिया है, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन। ठीक है, हम्म। जो थर्मो केमिस्ट्री कट गया है, वहां से क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, बता सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO फॉर कॉपर सल्फेट दिया है बेसिकली। तो पहला हम लोग यही करते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। तो यहाँ पे देखा जाए कुल मिला के ये डिटरमाइन करते हैं, अ, या तो मतलब कॉपर सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट भी यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ डिजोलेशन के रूप में हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आता है, डायरेक्ट हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन वाला ही पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं? तो वन हाफ फैक्टर से वन हाफ रिएक्शन कहते हैं। वन हाफ फैक्टर तो दूसरी बात हो गई, वो तो आप अब नॉर्मल मोलर मास निकालने के लिए। वन हाफ रिएक्शन, ये कहीं ना कहीं आप इस तरह का देखा जाए तो एक पूछ सकते हैं इनका, D/dt। ठीक है, और नेचुरल लॉग यस डेल्टा H/RT²। तो डेल्टा H क्या है? डेल्टा चेंज H क्या है? इन एंथैल्पी। हाँ, तो यहाँ पे इंक्रीज इन मोलर हीट कांस्टेंट बोलते हैं यहाँ पे। डेल्टा H इंक्रीज इन मोलर हीट कांस्टेंट। मोलर हीट कांस्टेंट मतलब कि बेसिकली निगेटिव वैल्यू ऑफ हीट। निगेटिव वैल्यू क्यों? कि एक्जोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा एंथैल्पी क्या होता है? पर मोल होता है, पर मोल कह सकते हैं। एंड यहाँ पे यस क्या है? सॉलेबिलिटी है, क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो सॉलेबिलिटी हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए, जो फार्मूला अगर बनता है तो नेचुरल लॉग को लॉग में वगैरह चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम लोग देखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज कर सकते हैं, 2.303 लॉग। दो के रिस्पेक्ट में हमें निकालना ज्यादा रहेगा, तो S2/S1। जैसे आप आर्हेनियस इक्वेशन पढ़े थे, उसी रिस्पेक्ट में ये भी क्वेश्चन, डेल्टा H/R। तो T2 - T1 आर्हेनियस इक्वेशन यही इसी तरह से पढ़े थे ना। हम्म। तो इसमें उसी तरह से हम लोग ये वाला कर सकते हैं, यानी कि लॉग वहां पे क्या था, K1 K2/K1 था, यहाँ पे S2/S1 हो जाएगा। और क्या आ जाएगा पूरा कंप्लीट? अगर हम लोग आर का वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया जाए, या ऐसे ही आर के रिस्पेक्ट में लिखा जाए, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा H वहाँ डेल्टा ई था, E था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2.303। और आर, और इधर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा?
T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, इधर मैंने कर दिया। ठीक है, हम्म। ऑर्गेनाइज कर दिया, तो यही आप याद रखिएगा। देखिए सेम है, आर्हीनियस में आप पढ़े थे यही इक्वेशन। आर्हीनियस में जो केमिकल क्वांटिटी से log K2 हम याद करवा दें, K1, और वहां पे क्या था, चेंज इन ये एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 आर ही था, और T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 था। ये मतलब आर्हेनियस का इक्वेशन था ये वाला, और ये वन हाफ का इक्वेशन है ये वाला। ये हमें यहाँ पे काम है बस। अगर कुछ रहेगा तो ये रिलेशन पूछ सकते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है। हम्म। हाँ, तो इसमें भी टेम्परेचर दे देंगे, और S2 की वैल्यू पूछ सकते हैं, S1 की वैल्यू पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लगवाएंगे। ये हार्मोनियस का है, इनियस। तो डेल्टा ये सेम रहेगा। है, डेल्टा ये है। डेल्टा ई है। हम्म। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी होता है, यहाँ एंथैल्पी होता है। ठीक। हाँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसलिए बस केवल डेल्टा एच वहाँ पे और डेल्टा ई, और यहाँ पे मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या था, सॉल्युबिलिटी था, तो S1 S2। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 कैलोरी लेंगे आर की वैल्यू, तो अलग वैल्यू आ जाएगा वगैरह। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें देखा जाए तो इतना ही पढ़ना है। इसके बाद एंथैल्पी आप न्यूट्रलाइजेशन पढ़ ही चुके हैं आप। एंथैल्पी आप न्यूट्रलाइजेशन बताइए। मैंने बताया था कितना होता है फिक्स, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। थर्टीन दूसरा पॉइंट, पॉइंट सेवन हाँ याद रहना चाहिए, पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, और साथ में वाटर मिलता है, मिलता है ना। ठीक है, तो इसका जो यस। एनर्जी रिलीज होता है फिक्स होता है 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, या आपको इसी को कह सकते हैं ये एकदम एक्चुअल वैल्यू 3680 कैलोरी कह सकते हैं। नहीं, या मतलब अप्रोक्स में आप इसको, जैसे मैंने बोला 37,710 कैलोरी होता है, लेकिन हम किलो कैलोरी लिखा है तो कितना हो जाएगा, 30.7, पॉइंट 7। 710 किलो कैलोरी, कि नहीं। हम्म। तो हमें ये वैल्यू याद रखना। अब जैसे न्यूट्रलाइजेशन क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 37.7 किलो कैलोरी। ठीक है, इसी को या तो आपको -57.1 किलो जूल में हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 4.2 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा ना। ठीक है, हम्म। 57 पॉइंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो न्यूट्रलाइजेशन तो कोई यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे हमारे ख्याल से, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ लेना है। ठीक है, अगर वीक एसिड, इसमें जैसे कोई वीक एसिड हो जाए प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, तब न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्ट मिले, तब जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी स्लाइटली लेस देन होगी किससे, 13.7 किलो कैलोरी से। लेस आंसर लगाइएगा, मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हम्म। हाँ, ये हम आपको डिटेल में ये पढ़ा चुके हैं, जब भी यहाँ पे हीट गेन वगैरह का भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बताएंगे, वही बताएंगे। भी 13.7। हाँ, या कैलोरी में 13,700 हो गया कैलोरी, कि नहीं। हम्म। तो इसमें देखा जाए उसके बाद
तीसरा पॉइंट है वही लायोफिलिक और लायोफोबिक वाला है ना। हम्म। लायोफिलिक और लायोफोबिक तीसरा है ना, शायद ये वाला, ये प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो इसमें देखा जाए ये आपको आपके बुक में दिया है, तो अभी आपके बुक में तो ऐसा कटा नहीं है, आप तो पुराना रखे हैं ना। हम्म। तो ये आप में ये वाला जो पोर्शन मैंने दोनों पढ़ा है, ये थर्मोडायनेमिक्स से रिवाइज करिएगा। और हम्म। यहाँ पे लायोफिलिक और लायोफोबिक का एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी से रिवाइज करिएगा, कहाँ पे मिलेगा आपको, सरफेस केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स के बाद वाला चैप्टर। ठीक है, हम्म। बाकी हम यहाँ पे लिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो पढ़ाने के लिए तो पूरा पढ़ाया जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, मतलब कि आपको बेसिकली सोल्यूशन से तो हम पढ़ा दे रहे हैं इसको, कोई नहीं, लायोफिलिक और लायोफोबिक सारा। ठीक है, लायोफिलिक लायोफोबिक मीन्स क्या होगा, तो लायोफिलिक बता होता है सकते लिपिड लविंग और लिपिड। हैं? हाँ, लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग, और लायोफोबिक मतलब लिक्विड मतलब हीटिंग। पोलैरिटी हेटिंग कह सकते हैं कि नहीं। हम्म। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पोर्शन है ये सरफेस केमिस्ट्री का है, तो प्रिपरेशन पूछ रहा है, तो बेसिकली प्रिपरेशन ही हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। क्लासिफिकेशन, हाँ। तो क्लासिफिकेशन जब हम लोग कर लेंगे तब यहाँ पे प्रिपरेशन करने में ज्यादा सही रहेगा। तो क्लासिफिकेशन से मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकते हो, वैसे तो इन्होंने कट कर दिया है, लेकिन फिर से एक तरह से डाल दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक, तो लायोफिलिक लायोफोबिक में डिफरेंस याद रखना है। पहले सोल्यूशन, हम लोग सोल्यूशन तो पढ़ ही चुके हैं। सोल्यूशन यानी कि मिक्सचर कितने तरह से बन सकता है। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग बताए थे तो 9 टाइप से बना सकते हैं, हेट्रोजीनियस 8 टाइप से बना सकते हैं, हम पढ़ा चुके हैं सोल्यूशन वाले में। यहाँ भी चार्ट दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ 8 टाइप से दिया है क्योंकि कोलाइडियल सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल से डिवीजन किया जाता है। अगर देखा जाए सोल्यूशन को 3 पार्ट से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग। तो साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले ट्रू सोल्यूशन है, इसकी साइज क्या होगा, सबसे कम, ट्रू सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में आप पढ़ते हैं पूरा टॉपिक। ठीक, तो इसका साइज होता है 10⁻⁷ टू 10⁻8 सेंटीमीटर। कहीं नैनोमीटर में दिया है साइज, कहीं सेंटीमीटर में, कहीं अलग अलग। आप एक याद रखेंगे कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सब नहीं याद कर सकते। इसी तरह से कोलाइडियल सोल्यूशन का है सोल्यूशन, तो साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, -7 सेंटीमीटर। इसी तरह से देखा जाए सस्पेंशन आता है, जिसमें पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाता है, नहीं, ये और बड़ा पार्टिकल हो जाएगा, नहीं, 10⁻⁷ to 10⁻⁵ देखो रेंज है बस। नेचर क्या हो जाएगा, जैसे ये साइज ऑफ पार्टिकल था, सॉल्यूट पार्टिकल। दूसरा इसी में देखा जाए तो हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल देख सकते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, या नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा बनेगा, ये ज्यादा सही है। तो इसमें देखा जाए तो होमोजीनियस बनेगा। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हम लोग पढ़े हैं, नहीं। हम्म। और ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा,
ये भी हेट्रोजेनियस हो जाए। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन देखा जाए, किसमें हाई होगा? पार कौन होता है? आर पार। इसमें सब पार्टिकल पार हो जाएगा। हाई डिफ्यूजन नहीं, इसमें क्या होगा? कुछ पार्टिकल पार हो सकता है, नहीं तो नहीं पार हो सकता है, मतलब वेरी लेस। इसमें कोई नहीं पार होगा, सब ऊपर ही रह जाएगा अगर हम फिल्टर करें ना, हम्म। नॉट डिफ्यूज। तो यहाँ पे आपको कोलाइडियल सोल्यूशन किसे बोलते हैं? कोलाइडियल सोल्यूशन। जिनका पार्टिकल कोल साइज ज्यादा होता है। हाँ हाँ, मतलब कि कोलाइडियल, जैसे आप देखते होंगे रोड के किनारे जा रोड पे चलते हैं, तो वो जो बोर्ड रहता है वो चमकता है, लगता है उसमें लाइट लगा हुआ है, जो लिखा रहता है। नहीं, लाइट पड़ती है रात में भी, तो जो बोर्ड लगा रहता है डेंजर या कुछ भी, इधर मुड़िए, नहीं, इंडिकेट करता है ना आपको, उसमें तो कोई लाइट नहीं लगा रहता है ना। लेकिन आपके जैसे गाड़ी का लाइट पड़ता है, बहुत तेजी से चमकता है, आपको पूरा दिखाई देता है रात में भी क्लियर। क्यों? हम्म। वो सब कोलाइडियल पार्टिकल से बने रहते हैं। ठीक है, जितना अच्छे कोलाइडियल पार्टिकल से लिखा रहेगा उतना अच्छे से क्या होगा? हाँ, वो दिखेगा, आपको लगेगा लाइट कोई उसमें लगा हुआ है ऐसा। इन एनी डिस्पर्सन मीडियम। तो यहाँ पे दो पार्ट होता है, जैसे हम लोग सोल्यूशन में पढ़े थे, दो पार्ट कौन सा? एक तो डिस्पर्सल फेज होता है, नहीं, एक डिस्पर्सल मीडियम। डिस्पर्सल फेज मतलब सॉल्यूट जो है, नहीं, तो दो पार्ट होता है। एक पार्ट क्या है? डिस्पर्सल फेज, यानी कि कोई भी कोलाइडियल सॉल्यूशन, तो इसमें डिस्पर्सल फेज, डिस्पर्स फेज कह सकते हैं, या स्टेट मैंने लिखा ऊपर, या डिस्पर्स मीडियम। मीडियम मतलब मीडियम जिसमें हम ऐड करेंगे नहीं। तो हम्म। इसका रेंज कितना हो जाना चाहिए कोलाइडियल पार्टिकल का? 10⁻⁵ टू 10⁻7 सेंटीमीटर, ऊपर मैंने लिखा है। ठीक, उसका तो कोई ऐसा साइज नहीं होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए, हम लोगों को डिस्पर्सल फेज, फर्स्ट फेज, टीपी, इस तरह से हमने आपको बताया है पहले सोल्यूशन बनाना, मिक्सचर बनाना, डिस्पर्सन मीडियम। तो यहाँ पे नेचर ऑफ कोलाइडियल सोल्यूशन, नेचर ऑफ कोलाइडियल सोल्यूशन। और एग्जाम्पल कुछ आपके बुक में भी चार्ट बना है, वहां पे भी देख सकते हो, वही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप हम्म। चाहे जहाँ से पढ़ लीजिए। हाँ, कुछ एग्जाम्पल और नेचर क्या है, ये पहले भी हम बना चुके हैं, लेकिन उतना एग्जाम्पल नहीं लिखे हुए हैं। जैसे वहां पे हम लोग 9 टाइप से बनाए थे, क्योंकि सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यस, यस मतलब सॉलिड इन सॉलिड, तो क्या बताया था आर्यन? सॉलिड सोल्यूशन हम्म। क्या बना था? सॉलिड सॉलिड का एलॉय, सॉलिड का वो नहीं। एलॉय बनेगा। एग्जाम्पल क्या हो गया? एलॉय, वहां भी बताया, हाँ, एलो फॉइल, एलो, सॉरी सॉरी, हाँ। ये सब बने, जेम हो गया। ठीक है, तो हम्म। कलर्ड स्टोन हो गया।
स्टोन, यहाँ आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेगा हर फेज में। वहां पे उतना एग्जाम्पल नहीं था इस चैप्टर में। दूसरा, अगर हम सॉलिड इन लिक्विड मिलाते हैं तब क्या बना था, सॉल्व बन जाता है, उसे सॉल्व बोलते हैं। नहीं, सॉल्व का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे सल्फर सॉल्व होता है। सॉलिड सॉल्व नहीं था इसका? हैं? सॉलिड सॉल्व नहीं था इसका? सॉलिड फिर सॉल्व, सॉल्व बोलते हैं केवल। अच्छा, एक कोडग, केमिस्ट्री मतलब, उस वाला उसका है ना, सरफेस केमिस्ट्री का। हाँ। अच्छा, पर वो तो हटा हुआ है ना चैप्टर से। हाँ लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ना, अच्छा। यहाँ पे रख दिया ना। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखा जाए तीसरा एग्जाम्पल, सॉलिड इन गैस, बताइए। एरोसोल, एरोसोल। नहीं, यानी कि डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, यही होगा ना एग्जाम्पल। ठीक है। तीसरा, चौथा पोर्शन, चौथा क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, जेल बनता है। नहीं, जैसे चीज हो गया, बटर हो गया, कर्ड हो गया, ये सब होगा ना। हम्म। ठीक है। दूसरा, पांचवा, एट बनेगा इसमें भाई। पांचवा बताइए क्या बचा। अब लिक्विड, लिक्विड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे इमल्सन बोलते हैं। वहां पे भी हमने बताया था, इमल्सन। हम्म। और इमल्सन जैसे मिल्क हो गया, एल्कोहल इन वाटर हो गया, या वाटर, हाँ एल्कोहल इन वाटर, तो क्या हो जाएगा आपको, इमल्सन। तो बेसिकली एग्जाम्पल मिल्क है। ठीक है। तो इसमें से था लिक्विड इन गैस, तो क्या हो जाएगा, वही, मतलब आप क्या कह सकते, फॉग वगैरह बन जाएगा ना। फॉग हो हम्म। गया, मिस्ट हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया। ऐसा कोई बहुत, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, एरोजेल बोल सकते हैं, कोई से भी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा इसका टाइप का। गैस इन सॉलिड, सॉलिड फॉर्म बोल सकते हैं, जो प्यूमिक स्टेन हमने बताया था ना, प्यूमिक स्टोन। नहीं, हम्म। हाँ यहाँ पे गैस गैस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि गैस गैस क्या होता है, ऑलवेज होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मैंने वहां पे बताया था। इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर 8 टाइप से बना सकते हैं, अरे 9 टाइप से बना सकते हैं, और हेट्रोजीनियस 8 ही टाइप का बनेगा। क्योंकि गैस गैस ऑलवेज क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस। सॉलिड फॉर्म, जैसे फोम हो गया, और फ्यूमिक स्टोन हो गया, फ्यूमिक स्टोन बहुत पूछा जाता है। और इसमें गैस इन लिक्विड हो गया, तो इसको भी, इसको सॉलिड फॉर्म, इसको भी फॉर्म बोल सकते हैं। जैसे आप शेविंग क्रीम वगैरह आता है ना, हम्म। जो फोम बनाते हैं, क्रीम हो गया, कोक हो गया, आई वेरी सॉफ्ट हो गया, जो भी रहे, बहुत सारे। तो ये तो बेसिकली हम लोग पढ़ लिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जैसे टॉपिक में दिया है कि लायोफिलिक लायोफोबिक, ठीक है। तो लायोफिलिक लायोफोबिक का केवल हम लोग यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन का लिस्ट कर लेते हैं बस। ठीक है, जैसे टॉपिक में दिया है, तो प्रिपरेशन का पूछ सकता है, किससे प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, या कौन सा प्रिपरेशन का है। ठीक है, तो हम्म। मेथड,
क्योंकि टॉपिक में तो यही है प्रिपरेशन। आपको देखिए टॉपिक में क्या लिखा है कि आपको प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। ये तो हम थोड़ा सा कोलाइडियल का, तो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन जो आए यहाँ पे डिफरेंस के रूप में, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। तो कोलाइड को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, एक लायोफिलिक होता है, एक लायोफोबिक, जो हमें पढ़ना है, इसलिए मैं इतना बताया। ठीक है, तो इधर हम लायोफिलिक लिख लेते हैं, लायोफिलिक कोलाइड, और इधर लायोफोबिक फोबिक कोलाइड। आपके बुक में भी ऐसे चार्ट डिफरेंट दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो पहला है कि लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड। तो लायोफिलिक देखिए चार्जलेस होता है ज्यादातर। ठीक है, और लायोफोबिक क्या होगा, चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, चार्ज लेस, और ये क्या होगा, चार्ज हो। ठीक है, ये तो यहाँ पे जैसे फिलिक मतलब क्या, लविंग होती है, नहीं, यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इज प्रेजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, किसके बीच, बिटवीन डिस्पर्सल फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम। इतना चल जाएगा ना। ठीक है, हम्म। यहाँ पे क्या होगा, नो अट्रैक्शन बिटवीन, नो अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्सल फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम। ठीक है, जैसे ऑयल वाटर में डाल दीजिए, तो कोई उसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, नहीं होगा, तो वो लायोफोबिक हो गया। तो अगर देखा जाए मोर स्टेबल कौन होगा, लायोफिलिक वाला। हम्म। ये लेस स्टेबल, ऐसे ही पूछेगा और कुछ नहीं। तीसरा, रिवर्सेबल कौन होगा, लायोफिलिक वाला, वेल इन नेचर। और ये तीसरा इरिवर्सेबल, वेल नेचर। दूसरा, चौथा पॉइंट, it decrease the surface tension and increase the viscosity of solution। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, it, ये ज्यादा पूछा जाता है। it decreases decreases the surface tension and increase the viscosity। विस्कोसिटी क्या होता है भाई, विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंस किसके पानी का, बीच, दो हाँ पानी के लेयर के बीच में। हाँ, तो यहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज करता है और सरफेस टेंशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, है। और ये क्या कर देगा, क्या? कुछ कुछ नहीं करेगा, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी रिमेन सेम। ठीक, हम्म। अगर देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इसमें पांचवा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ हाई
मॉलिक्यूलर मास। ये क्या आ जाएगा, लो मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है ज्यादा। एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, कुछ बता सकते हैं? जैसे पहले में देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, और इसमें एग्जाम्पल मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड। ऐसा बहुत काम का नहीं, ठीक है। तो लायोफिलिक लायोफोबिक में मैंने डिफरेंस भी बता दिया इसका। तो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड सोल्यूशन, वही आपका लायोफिलिक लायोफोबिक का भी प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड सोल्यूशन, तो प्रिपरेशन हमें पढ़ना है। कोलाइड का एप्लीकेशन भी बुक में दिया है, एक बार रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, तो इसमें पहला प्रिपरेशन है, कहा जाता है आपको डिस्पर्सन मेथड। हम्म प्रिपरेशन में डिस्पर्सन मेथड बहुत फेमस है। मेथड डिस्पर्सन मेथड में देखा जाए, इन दिस लार्ज पार्टिकल ऑफ एनी substance converted into small colloidal, मतलब वही डिस्पर्सन मेथड हो गया कि नहीं, हम्म। पार्टिकल, लेकिन मतलब कैसा, आप सुटेबल साइज 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁷, ठीक है। तो मतलब जैसे बोल रहा है कि ये लार्ज पार्टिकल है, इसको हम लोग क्या कर लें, छोटे छोटे पार्टिकल में कर लें। कितना रेंज, वही 10⁻⁵ to 10⁻⁷ सेंटीमीटर के रेंज में, तो कोलाइड पार्टिकल हो जाएगा नहीं, हम्म। ठीक है। और इसको देखा जाए तो दूसरा कह सकते हैं बाय ग्राइंडिंग से, ग्राइंडिंग मेथड से, नहीं लार्ज पार्टिकल, तो इसमें भी ग्राइंडिंग मेथड में दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉन मेटेलिक कोलाइडियल लाइक सल्फर एंड ग्रेफाइट के लिए यूज किया जाता है। तो देखा जाए तो जो लॉजिकल वाला रहेगा वही आपको ज्यादा पूछेगा। जैसे लॉजिकल वाला आपको फेमस है, एक तो ये पूछ लिया किस टाइप के यूज कर सकते हैं, या आपको ब्रेडिक आर्क मेथड बहुत फेमस है, ठीक है। तक। ब्रेडिक आर्क, ब्रेडिक आर्क, ब्रेडी, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर। ब्रेडिक्स आर्क मेथड, तो इसमें वही है कि इसमें मतलब इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटल सॉल्व, मतलब मेटल टाइप का, और ये नॉन मेटल के लिए ऊपर वाला यूज कर रहे थे। इट इज यूज्ड फॉर
प्रिपरेशन ऑफ मेटल सॉल्यूट या सब्सटेंस कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं और ब्रेक हो जाता है, जैसे मतलब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है उसी तरह से। तो ये ऐसे कर लेते हैं और किनारे किनारे बहुत सारे आइस के ऐसे ब्लॉक रख देते हैं जिससे बहुत गर्मी ना हो। ये आइस है और इसमें मान लीजिए हमने KOH सोल्यूशन रख दिया। ये इसमें दो इलेक्ट्रिसिटी वायर लगा देते हैं, एक पॉजिटिव पोल एक निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चीजें होने लगेगा। KOH क्या यूज है, स्टेबलाइजर लाइजर के रूप में यूज किया जाता है बस। सबसे ज्यादा देखा जाए तो जो पूछा जाता है इसमें, पहले भी जो पूछा जाता था, तो पेप्टाइजेशन होता है। ठीक है, पेप्टाइड पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन इसलिए पूछा जाता है, इसमें रिएक्शन भी थोड़ा सा दिए हैं। मतलब इट इज द conversion of a freshly prepared PPT into colloid solution। कोई भी PPT फ्रेशली बना है उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का मेथड है बाय द हेल्प ऑफ ये नहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इसमें ज्यादातर यही पूछा जाता है, FeOH होल ट्वाइस, होल थ्राइस ले देते हैं PPT, ऐसे मतलब एरो दिखाता है मीन्स PPT है। इससे रिएक्ट करा देंगे FeCl3, बन जाएगा यहाँ पे क्या, कोलाइड सोल्यूशन FeOH होल थ्राइस, और कह सकते हैं और Fe++3। दूसरा एग्जाम्पल फेमस है, बहुत ये ज्यादा पूछा जाता है, AS2S3, और ये भी PPTH2S यूज करेंगे तो AS2S3 और S पे माइनस माइनस ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो और भी दो तीन है, कर लेते हैं। बोर हो गए होंगे हाँ। जब इंटेंशन नहीं रहता ना पढ़ने का ये सब पोर्शन, तब बोरियत हो जाता है। ठीक, हाँ, चौथा पांचवा, तो तो कितना इसमें बचा है चैप्टर? बस थोड़ा सा है, बस ये पॉइंट करा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो साल्ट एनालिसिस केवल बचा रहेगा। हम्म। कंडेंसेशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ना कि जैसे अब पढ़ा रहे हैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, केवल नाम याद रख लीजिए किससे बनाते हैं, आपको काम हो जाता है। हम्म। हाँ, आपके पूरा बुक में भी पूरा ऐसे, नहीं पढ़ना पड़ेगा मेरे को। हाँ एक बार इसमें पढ़ना रहता है बस। हाँ, बुक में भी ऐसे पॉइंट ही लिखा है, थोड़ा थोड़ा उसमें एक्सप्लेन किया है बस। इज कन्वर्टेड इनटू कोलाइड, तो इसमें बाय सुटेबल मेथड, तो इसमें भी पार्टिकल में मतलब छोटे पार्टिकल को, अब इसमें क्या है, छोटे पार्टिकल को हम कंडेंस करके बड़े पार्टिकल बना ले रहे हैं, नहीं कंडेंसेशन मेथड हो गया। इसमें कोई बहुत वो नहीं है, टेक्निकली एक बार बस पढ़ने वाला है। क्वेश्चन जब लगाएंगे आपको लगता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सॉल्वेट सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड भी होता है।
जैसे मान लीजिए NaCl है, वाटर में डालिए, वो भी कोलाइड सोल्यूशन के क्रिस्टलाइजेशन हो गया, क्रिस्टलॉइड बोल देते हैं उसको। नहीं, NaCl है, और C6H6 में डाल दिए बेंजीन में, तो कोलाइडियल सोल्यूशन बोल देते हैं, ऐसे नाम। और देखा जाए तो ये तो आपके काम का पहले भी है। 6, ये सब केमिकल मेथड है, मैं मिक्स करके लिख दे रहा हूँ। बाय डबल डिकम्पोजिशन, ये आप पढ़े हैं ऊपर, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन जैसे पर्शियन ब्लू कलर आया था ना, हाँ हाँ। 4Fe Cl3, वही लिख दे रहे हैं, वो भी डबल डिकम्पोजिशन का ही क्या एग्जाम्पल है। Fe(6), और यहाँ पे Fe4, याद है ना, Fe(6)H, ये क्या है, पर्शियन ब्लू, ब्लू कलर। और प्लस यहाँ पे 12 KCl निकल जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। बस दो और लिखेंगे इसमें। हो गया सर? हाँ, और भी है? बस दो लिखेंगे। अरे। एक एक रिडक्शन मेथड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है सर। इम्पॉर्टेंट है। रिडक्शन मेथड एक हेडिंग डाल दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन मेथड एक एक लाइन है। ऑक्सीडेशन मेथड वाला आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, जैसे और रिडक्शन वाला, जैसे गोल्ड क्लोराइड हो गया, गोल्ड सॉल्व बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। 2Au बन जाता है, और 3SnCl4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्पल ऑफ कैसियस बोलते हैं, पर्पल ऑफ कैसियस। ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड में 3H2S है, और 2HNO3 है, और 3S बन जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, 2NO+4H2। ये सब केमिकल मेथड से है, कुछ फिजिकल मेथड हम लोग ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे, तो मिल्क ऑफ सल्फर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है।